हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 1857 से पहले कौन कौन से और भी ऐसे क्रांति हुई जो क्रांति करने पर इस देश के लोगों को मजबूर किया। तो इस विषय में हमने इससे पहले तकरीबन 15-16 पेज एक ही वीडियो में डिस्कशन कर लिया और काफ़ी शॉर्ट टाइम में एक बहुत बड़ा चैप्टर समझ लीजिए कि 1857 से पहले कौन कौन से और भी विद्रोह हुए, कौन कौन सी जन असंतोष हुआ, जो ब्रिटिशरों के ख़िलाफ़ हमारे देश के नागरिकों ने झंडा बुलंद किया। तो उस विषय में हमने पढ़ा था। तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये विद्रोह वाली चैप्टर है, इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो ये जो चैप्टर हमारा है ये विद्रोह से संबंधित है और 1857 से पहले कौन कौन से विद्रोह रहे। तो इससे पहला पार्ट इसका अपलोडेड है, ये है दूसरा पार्ट। तो सूरत नमक विद्रोह 1844 में हुआ था और ये था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक प्रभाव भावना का विस्फोट सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया बढ़ाने के कदम के विरुद्ध यूरोपीय लोगों पर हमलों के रूप में हुई और जन विरोध को देखते हुए सरकार ने नमक पर अतिरिक्त कर को वापस ले लिया। देखिए, ये विद्रोह छोटा है लेकिन ये विद्रोह कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये एहसास दिलाता रहा कि अंग्रेज़ उनके साथ क्या करना चाहता है और अंग्रेज़ उनके भविष्य के लिए खतरा है, आने वाले कल के लिए खतरा है। तो देखिए, नमक के ऊपर 50 पैसा से टैक्स बढ़ा करके 1 रुपया कर दे रहा है, तो लोग जो है एक असंतोष पैदा हो रही है और ये विद्रोह हो गया सूरत में। अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले उन्हें करमुक्त ज़मीन मिला करती थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि मराठा क्षेत्र का ही एक पार्ट है ये। एक सैनिकों के रूप में जो काम किया करते थे और इन्हें बदले में करमुक्त यानी कि ऐसी ज़मीन जिस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है वो मिलती थी। अंग्रेज़ों का शासन हो जाने के बाद ये बेकार तो हो ही गए थे और इनकी ज़मीन पर कर भी आरोपित कर दिया गया। तो इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 में विद्रोह कर दिया, ठीक है। और समानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और बाबाजी अहिरेकर इस विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट विद्रोह सामंतवादी विद्रोह 1844 में हुआ और इसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। तो सावंत ने कुछ सरदारों और देसाइयों की सहायता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया और बाद में अंग्रेजी सेनाओं ने के मुठभेड़ में विद्रोहियों को परास्त कर दिया और किले से बाहर कर दिया। मतलब विद्रोह तो हुए लेकिन विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बड़ा बेदर्दी से जो है उसको दबा दिया, कुचल दिया। अगला विद्रोह नायक विद्रोह। बंगाल में मेदिनीपुर ज़िले में हुआ ये विद्रोह रैयत यानी कि किसान जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी और 1806 में कंपनी ने इन नायकों की ज़मीन पर भी जब्त कर ली और नायकों ने विरोध में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध जारी कर दिया और 1816 ईस्वी तक चला और इस विद्रोह का नेतृत्व अचल सेन कर रहे थे। कित्तूर विद्रोह ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ और 1824 में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेज़ों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया और जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इनकार कर दिया तो ऐसे में महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों को के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगला विद्रोह था रामोशिस विद्रोह। पूना के रामोशिस अंग्रेज़ों के शासनकाल में बेकार हो गए थे, ऊपर से उनके पास ज़मीन भी बची थी, उस पर अंग्रेज़ों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी और ऐसे में रामोशिस ने 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, ठीक है। एक के बाद एक छोटी विद्रोह है लेकिन ये विद्रोह जो है हमारे भारत के इतिहास के ऊपर बहुत ही गहरा असर डाला है। विशाखापट्टनम का विद्रोह। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापट्टनम जिले में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे ने 1793 में से 1796 ईस्वी के बीच अंग्रेज़ों के साथ कई छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी और 1821 से 31 के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया और 1813 में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राज ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर 1834 से 32 में विशाखापट्टनम के एक अन्य जमींदार ने जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार वाद विवाद में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया। कुर्ग का विद्रोह ये था दक्षिण भारत में 1833 से 34। तो कुर्गवासियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है और यदि वह राजा के वीर राजा के जनता
की तरह बहादुरी दिखाई होती तो अंग्रेज़ों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कोले विद्रोह मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम किया करते थे और अंग्रेज़ों के शासन स्थापित होने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया। ऐसे में ये बेकार हो गए और ये यत्र यत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते रहे। नेक्स्ट विद्रोह रहा बुंदेला विद्रोह। 1835 में अंग्रेज़ों ने उत्तरी पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए थे और आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मिलाए गए, सागर और दमोह। इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया। महलवारी एक टैक्स सिस्टम था जो अंग्रेज वसूल किया करता था, तो जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए और जब उनसे लगान ज़बरदस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के 2 जमींदार जवाहर सिंह और मधुकर शाह ने 1842 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला नेक्स्ट बुंदेला विद्रोह। ठीक है, तो इसके बाद का विद्रोह जो रहा ये हुआ संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध में कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किए। पहला विद्रोह 1833 में हुआ और इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। 1839 में सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसका कारण नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना। यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और 1857 की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र भाई ने मोर्चा संभाला था। वहाबी आंदोलन ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका शुरू करने वाला था बरेली के सैयद अहमद बरेलवी। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों के और शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। आंदोलन 1833 में शुरू हुआ और 1869 ईस्वी तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया और 1831 में अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाने के बाद इनायत अली और विलायत अली तथा बंगाल में तीतू मीर और दिदू मियाँ ने इसका कार्यभार संभाला। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया और वहाबियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भावनाएं भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सियाना में स्थित वहाबियों पर 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान की श्रृंखला और वहाबियों पर राजद्रोह के विभिन्न न्यायालय मुकदमों ने वहाबी विद्रोह को कमजोर किया। यद्यपि अंग्रेज के साथ छिटपुट सामना 1880 और 1890 दशक तक जारी रहा। कुका विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत जवाहर मल भगत और उसके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की। उन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था और इसके अन्य सिद्धांतों में जातीय भेदभाव को उन्मूलन, सिखों की समानता का अधिकार, मांस, मंदिरों और नशीली वस्तुओं का सेवन से परहेज करना और अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करना, महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना था। प्रारंभ में कुफा आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो कुका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गए और इसके दमन का प्रयास करने लगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुका अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की, अंग्रेजी नियमों और शिक्षा और उत्पादों का बहिष्कार किया। इस प्रकार कुका आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग थी, जिसे कुका द्वारा प्रचारित किया गया और फलतः कुका आंदोलन के समर्थकों और अंग्रेजों में टकराव हुआ और अंग्रेजों ने 1863 और 1872 के बीच आंदोलन को कुचलने के जोरदार उपाय किए। 1872 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1885 में उसकी मृत्यु हो गई। धार्मिक अस्थिर सहित किसान आंदोलन बेदखली, भूमि किराए में वृद्धि, महाजनों की लालची प्रवृत्ति, तो ये सब मुख्य वजह था जिस वजह से किसान ने आंदोलन किए। तो प्रमुख किसान आंदोलन नारकेलबेरिया विद्रोह 1830 में हुआ। मीर निथार अली और टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम काश्तकारों को, भूमिपतियों विशेष रूप से हिंदू जमींदारों जिन्होंने फराइदी और ब्रिटिश नील की खेती करवाने वाले लोगों पर दाढ़ी रखने संबंधी कर लगाया मतलब दाढ़ी रखने के संबंधी कर लगाया। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रायः प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह माने जाने वाले विद्रोह ने जल्द ही एक धार्मिक रंग धारण कर लिया और बाद में यह विद्रोह वहाबी आंदोलन में जो है जाके मिल गया। पागलपंथी विद्रोह एक से एक विद्रोह हुआ है। ठीक है, हाँ, पागलपंथी विद्रोह एक अर्ध धार्मिक समूह मुख्य रूप से मेमन सिंह जिलेपुर में बंगाल में हाजोंग और गारो जनजातियाँ शामिल थी, जिसका गठन करमशाह ने किया, लेकिन जनजातीय किसानों ने स्वयं को करमशाह के बेटे के नेतृत्व में संगठित किया। टीपू ने जमींदार के अत्याचारों का सामना किया और 1825 से 35 के बीच पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला किया। तो ये सब शोषित लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा लंबे समय से हो रहा था, लेकिन पानी सर से ऊपर गया तो सारे लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, नेक्स्ट है फराइजी विद्रोह। फराइजी पूर्वी बंगाल में फदीरपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के फॉलोवर थे। उन्होंने आमूल चूल धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की और यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में शुरू हुआ और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का सुधार करना था। फराइजी आंदोलन याद रखिएगा। अगला विद्रोह था
1 मिनट। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों के अत्याचारों ने मालाबार के मोपला के बीच व्यापक किसान असंतोष को जन्म दिया और 1836 से 54 के दौरान 22 विद्रोह हुए, इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। द्वितीय मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थकों और कांग्रेस द्वारा संगठित मोपलाओं के पश्चात हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया और 1921 तक मोपलाओं को कुचल दिया गया। 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका क्या थी? तो देखिए, 1857 के विद्रोह से प्रभावित मात्र कुछ क्षेत्रों में, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक सहभागिता सक्रिय थी और इसके अतिरिक्त किसान विदेशी शासन से लड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ जुड़े हुए थे। अब विद्रोह के पश्चात सरकार की कृषकों की अपेक्षा और जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के निर्णय ने किसानों की स्थिति को अधिक से दयनीय बनाया और किसानों के अधिकार और हित सर्वाधिक प्रभावित हुए। अवध में उदाहरणार्थ भूमि को तालुकदार के पास रखा गया और उन्हें राजस्व और अन्य शक्तियाँ भी दी गई और कृषक बंगाल किराया अधिनियम 1859 के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सके और 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका रही। आदिवासी विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी सवाल पूछता है। तो ब्रिटिश शासनाधीन आदिवासी आंदोलन सभी आंदोलन में अधिकतर निरंतर और आतंकी और हिंसक आंदोलन रहा आदिवासियों के द्वारा। मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोह के विभिन्न कारण। देखिए, आदिवासी ज़्यादातर पूर्वोत्तर इलाकों में ही हमारे देश के रहते हैं, पूर्वोत्तर इलाके हमारे देश के, वहीं पर आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। तो आदिवासियों का जो आंदोलन रहा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आदिवासी आंदोलन को मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह और सीमांत आदिवासी विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आंदोलन के विभिन्न कारण क्या थे? तो देखिए, पहली कारण ये थे कि अंग्रेज़ों के बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व का परंपरा को प्रभावित किया। पहले से ही आदिवासी जिस इलाके में रहते थे वहाँ के इलाका उनके स्वामित्व के अंदर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको छीन बीन कर दिया। और कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप में किया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों की ज़मीन को से हाथ धोना पड़ा और इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों को आवाजाही बढ़ गई, तो आदिवासियों को बहुत बुरा लगा। वनों में झूम कृषि आप जानते हो, एक जगह जला करके वहाँ पर ज़मीन तैयार करना खेती के लिए, उसको झूम कृषि कहा जाता है। वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, आदिवासियों की समस्याओं में वृद्धि हो गई और सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी के प्रयोग और चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित किया। तो पुलिस, व्यापारी और महाजनों के शोषण ने उन्हें दुखों और परेशानियों की वृद्धि की और दखल अंदाजी प्रकृति के कुछ अन्य कानून ने भी उनको घृणा में वृद्धि की और आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए। और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों ने आंदोलन के कुछ पहलुओं में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह से भिन्न थे। एक आदिवासी जिसके सीमा से लगे देशों के साथ साझा आदिवासी और सांस्कृतिक संपर्क थे, न सिर्फ राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके विद्रोह भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में थे और दूसरे ये आंदोलन वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोह नहीं थे। और जैसा कि जनजातियाँ सामान्यतः भूमि और वन क्षेत्र के नियंत्रण में थी, अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्रों को अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफ़ी समय बाद प्रवेश किया। और तीसरी, अंग्रेज शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी सीमांत जनजातियों के बीच फैले और मैतेई चूड़चंद महाराजा के शासनकाल 1891 से लेकर 1941 के बीच के दौरान नौ वैष्णववाद ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को त्यागने हेतु एक आंदोलन को संगठित किया और औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में संस्कृतिकरण आंदोलन को पूरी तरह उपस्थित थे। तो आदिवासी विद्रोह की विशेषताएं क्या थी? तो ये थे कि एक दूसरे के समय और काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोह की कुछ समानताएं जो है एक जैसी थी। हालांकि टाइम पहले कोई बाद या फिर कभी भी, लेकिन समानताएं इसमें एक जैसे थी। बहुत सारी समानताएं इनके विद्रोह में हुआ करती थी। पहली बात यह है कि आदिवासी पहचान या जातीय समानता इन समूहों की एकता के पीछे थी और सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा गया। निर्धन लोग जो व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर थे, गाँव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गया। इस आंदोलन ने महाजनों और व्यापारियों के प्रति हिंसा की और जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। विदेशी सरकार द्वारा आरोपित नियमों जिन्हें वे आदिवासियों को परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास करने के रूप में देखते थे। अधिकतर विद्रोह का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों के विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन किया। आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे क्योंकि उनके पास अपने शत्रु से युद्ध के लिए परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे। कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन। पहाड़िया विद्रोह, ये राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक लड़ाकू जनजाति थी जिसने अपने क्षेत्र को अतिक्रमण किए जाने के विरोध में 1778 में सशस्त्र विद्रोह कर दिया कि हमारी ज़मीन क्यों छीन रहा है अंग्रेज, तो इसने विद्रोह कर दिया, पहाड़िया विद्रोह। चुआर विद्रोह, ये अकाल वर्धित भू राजस्व मांग और दयनीय आर्थिक स्थिति ने मिदनापुर जिले के चुआर जनजातियों को हथियार उठाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। और ये आदिवासी लोग मूलतः किसान
और आखेटक थे। यह विद्रोह 1766 से 72 तक चला और 1795 से 1800 के बीच 1816 के बीच पुनः उठ खड़ा हुआ। चुआर मानभूम और बारभूम में सक्रिय थे और विशिष्ट रूप से बारभूम और घटाशिला पहाड़ियों के बीच उन्होंने अपनी भूमि को एक प्रकार से सामंतवादी काल में रखा, लेकिन वे घनिष्ठ रूप से अपनी मिट्टी से जुड़े नहीं थे। वे अपने जंगल के प्रमुख या जमींदार के पास इसे बोली पर छोड़कर दूसरी जमीन पर खेती करने का सदैव तैयार रहते थे। 1777 में चुआर सरदारों धातकों साम गंजन कालीपाल और दुबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया और इसमें हालांकि उन्हें अपने लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसके बाद जनजातीय आंदोलन, काल, क्षेत्र और कारण और प्रभाव, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। पहाड़ियाँ विद्रोह 1778 में हुआ। चुआर विद्रोह 1776 में, प्रमुख कारण अंग्रेजों का शोषण था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्ध भगत के नेतृत्व में 1831 में किया। हो एवं मुंडा विद्रोह राजा और प्राहत के नेतृत्व में जनजातियों द्वारा 1827 में सिंध भूमि और छोटा नागपुर सिंध भूमि जिले के अंग्रेजों द्वारा हस्तगत किए जाने के विरोध में हुआ। हो मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से 1831 अंग्रेजों की नई बुरासा पद्धति के विरोध में हुआ। मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उल्गू लान का विद्रोह, बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का समर्थन किया। संथाल विद्रोह, संथालों द्वारा सीधों की और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में बिहार स्थानीय जमींदार और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में कालांतर में विद्रोह हो गया और अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के स्वरूप धारण कर लिया, अंत कुचल दिया गया। खोंड विद्रोह चक्र बसाई के नेतृत्व में 1837 से 56 के बीच में चला और 1914 में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में, 1914 में उड़ीसा में जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने तथा नए टैक्स लाने पर जो इन्होंने विद्रोह किया। नेकदा आंदोलन 1860 मध्य प्रदेश और गुजरात में स्वर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। रखवाड़ विद्रोह 1870 बिहार बुरासा नीतियों के विरोध में हुआ। खोंडा डोरा विद्रोह, खोंडा डोरा नामक जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया। तो विद्रोह एक के बाद एक आप गिन नहीं पाएंगे, इतने विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ। भील विद्रोह 1817 से 1913 पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ। भुयान अर्जुवांग विद्रोह, भुयान अर्जुवांग और कलो द्वारा प्रथम विद्रोह का नेतृत्व रत्ना नायक ने किया। 1927-67 में स्थानीय राजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने के विरोध में। ये 1967 आप नहीं, 1891 से 93 समझिए। कोया विद्रोह, कोया एक कोंडा जनजातीय था और 1879-80 के विद्रोह का नेतृत्व टोमा सोरा ने किया और विद्रोह के प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश और गोदावरी और उड़ीसा के क्षेत्र थे। 1886 का विद्रोह का नेतृत्व राजा अनंत तैयार ने किया था। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ जगदलपुर में। ताना भगत आंदोलन ये मुंडा ओराव जनजातियों द्वारा चलाया गया था। प्रथम रंपा विद्रोह ये विशाखापट्टनम जिले के विशाखापट्टनम पहाड़ी के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विप्लव विद्रोह था और ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को अवैध कृत्य घोषित करने के रूप में जो है विद्रोह हो गया। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में गोदावरी के उत्तर स्थित में रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 मई 1924 के बीच अल्लूरू सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो कई सारे विद्रोह होते रहे जन असंतोष फैलने की वजह से। झारखंड आंदोलन छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा 1920 से प्रारंभ हुआ। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र 1937 में आदिवासी महासभा और 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना हो गई। वन्य सत्याग्रह चेंचू जनजातीय द्वारा 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश और गुंटूर जिले में हुआ। गोंड विद्रोह ये गोंड धार्मिक अनुयायियों की एकता को सूत्र में बांधने के लिए हुआ था। 1798 में फिर से दुर्जन सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व किया और रायपुर के जमींदार से बंगाल रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया। कोल विद्रोह यह विद्रोह रांची, सिंध भूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। विद्रोह की आग उस समय सुलग गई जब कोल मुखिया मुंडा बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हिंदू, सिख और मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को किया और इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। होयर मुंडा विद्रोह तो यह हम पढ़ चुके हैं। राजा भरत ने अपनी जनजातियों को सिंध भूमि, छोटा नागपुर जिलों को अंग्रेज द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया और यह विद्रोह 1827 तक चला और जनजातियों को आत्मसमर्पण के लिए बात किया गया। हालांकि बाद में 1837 में अंग्रेजों की नवीन कृषि राष्ट्र नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह का स्वर बुलंद किया। हालांकि विद्रोह का वर्ष 1832 में छीन कर दिया गया, तथापि हो अभियान 1837 तक जारी रहा। मुंडा काफ़ी लंबे समय तक शांति नहीं रहे और 1798 से फिर से दुर्जन सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जो रायपुर का जमींदार था, जिसे बंगाल रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया। 1798 में उसके अनुयायियों ने लगभग 1500 चुआर रायपुर एस्टेट की नीलामी को रोकने के लिए हिंसक गतिविधियां की और इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बेहद बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। तो देख रहे हैं हम एक के बाद एक विद्रोह। संताल विद्रोह ये संतालों की कृषि करने वाली जनजाति के निरंतर दमन ने जमींदारों के विरुद्ध अनेक उनके विद्रोह को जन्म दिया। साहूकारों ने, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, जमींदारों का साथ दिया और किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें भूमि से बेदखल किया। तभी यह विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया और सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल ने अपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी और भागलपुर और राजमहल के बीच क्षेत्र को स्वायत्ता घोषित कर दिया। खोंड विद्रोह 1837 से 56 के बीच में हुआ। कोया विद्रोह गोदावरी क्षेत्र में हुआ। ये सारा जनजाति के सरदार समिल ने, जो हमने सारांश में पढ़ा था।
1803, 1840, 1845, 1858, 1861। तो एक लंबे टाइम तक ये विद्रोह चला। भील विद्रोह जो पश्चिमी घाट में रहते थे 1817 से 19 के दौरान कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और बाद में एक सुधारक गोविंद गुरु ने दक्षिण राजस्थान के भील संगठित होने पर 1913 तक भील राज के लिए लड़ने में मदद की। इसी के साथ कोली विद्रोह, ये भील के पड़ोसी में रहने वाले कोली जनजाति ने 1829 से 39 और दोबारा 1844 के दौरान कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। पूर्वोत्तर के आदिवासी आंदोलन, तो पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन निम्न प्रकार है। खासी विद्रोह, गारो और जयंतिया पहाड़ी के बीच क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी सिलहट के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में एक सड़क संपर्क का निर्माण करना चाहती थी। तो इसके लिए अंग्रेज बंगालियों और मैदानी क्षेत्रों से श्रमिक को इस क्षेत्र में लाया गया। खासी, गारो, खमतिब्स और सिंगफोस ने मैदानी क्षेत्रों से आए बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सिंगफोस विद्रोह 1830 में पूर्वाध में असम में सिंगफोस के विद्रोहियों का शीघ्र दमन कर लिया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह को निरंतर जारी रखा। सिपाही विद्रोह, देश के विभिन्न भागों में 1857 के महान विद्रोह से पूर्व कई सारे और भी हुए। कारण भुगतान और पदोन्नति का भेदभाव, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाही के साथ गलत व्यवहार और सुदूर क्षेत्र में रहने के लिए भेज देना लेकिन सरकारी भत्ता नहीं देना। लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के प्रावधान की सभी भर्ती जवानों को भारत के अंदर और बाहर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए लो लेकर उस जाति हिंदू सिपाही ने धार्मिक आपत्ति जताई। तो कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ये विद्रोह रहा। ठीक है। पूर्वोत्तर के सीमांत जनजातीय आंदोलन, वर्ष, क्षेत्र, प्रमुख कारण 1857 से पूर्व आंदोलन, अहोम विद्रोह 1827 से 83, खासी विद्रोह 1830 के दशक में, 1857 के पश्चात आंदोलन, कुकी विद्रोह 1917, त्रिपुरा में विद्रोह, इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाने और सरकार द्वारा गिरी कर। तो ये सब छोटे मोटे विद्रोह है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है। और भी कई सारे विद्रोह हुए, अन्य छोटे आंदोलन 1860 और 22 में जंतिया पहाड़ियों के सिंगटेंग विद्रोह। तो ये सब छोटे मोटे जो बहुत सारे विद्रोह हुए। महत्वपूर्ण विद्रोह ये रहा 1857 से पूर्व के दौरान भड़के अत्यधिक महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह निम्न प्रकार है। 1764 में बंगाल में सिपाही का विद्रोह, 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर में उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों और रीति रिवाजों के अवांछनीय हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया, जो विद्रोह भड़क उठा। विद्रोहियों ने दुर्ग और मैसूर के शासक के राज्य नियुक्त झंडे को भी फहरा दिया। 1824-47 में नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह, 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह, 1838 में सोलापुर में भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह, 1844, 1849, 1850, 1852 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 86वीं नेटिव इन्फेंट्री, 37वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये सब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन सब विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक अंग्रेजों ने कुचल लिया। तो जन विद्रोह की कमजोरियां क्या रही? देखिए, कई सारी कमजोरियां रही। अधिकांश स्थानीय शिकायतों का परिणाम थे। नेतृत्व चरित्र अर्धसामंती अधोगामी परंपरागत दृष्टिकोण वाला था। यद्यपि इनमें से अधिकतर विद्रोह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा के लिए था, लेकिन यह राष्ट्रवादी भावना से परे था। यह विद्रोह स्वरूप और वैचारिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में शताब्दियों प्राचीन थे। बहुत पुराना डिज़ाइन था, इनका आइडियोलॉजी बहुत पुराना था। इन न्यून उदंड आंदोलन को प्राधिकारियों द्वारा रियायत देकर शांत किया गया। इन विद्रोह को लड़ाकों द्वारा अपने विरोधी के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले हथियार, पद्धति और रणनीति तुलनात्मक रूप से जो है अप्रचलित थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। अब थोड़ा सारांश देख ले। जनजातीय प्रतिरोध हेतु उत्तरदायी कारक, औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों को भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बाहर करना, मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं, काश्तकारों, महाजनों की संख्या में वृद्धि, आदिवासी भूमि पर राजस्व का विस्तार, स्वदेशी उद्योग का विनाश, ब्रिटिश तैयार माल को प्रोत्साहन, विद्वान और पुरोहित संबंधी वर्गों का संरक्षण का अंत, ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र। तो ये सब वजह था जिनके वजह से विद्रोह हुए। जन विद्रोह के स्वरूप क्या रहे? नागरिक विद्रोह रहा, आदिवासी विद्रोह हुआ और कृषक विद्रोह रहा, सैन्य विद्रोह रहा। 1857 से पूर्व कई नागरिक विद्रोह रहे। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच बिहार, बंगाल, मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी के अध्यक्षता में हुआ। मिदनापुर और धालपू में विद्रोह 1766 से 67 में बंगाल नेता दामोदर सिंह, जगन्नाथ धाल इत्यादि के अध्यक्षता में हुआ। महामारिया विद्रोह 1769 से 99, असम और वर्तमान बांग्लादेश का कुछ हिस्सा। कृष्ण नारायण राय इस का विद्रोह का प्रमुख नेता था। गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह 1787। उत्तर प्रदेश विजयनगरम के राजा का विद्रोह, उत्तरी सरकार विजयराम, राजू चिन्ना, विजयराम, उसकी प्रजा ने समर्थन किया। बेदनूर में विद्रोह 1799 से 1800। कर्नाटक धुंधिया बाग, केरल वर्मा 85 राजा का विद्रोह 1797 से 1805, केरल वर्मा। अवध का जन विद्रोह 1799। गंजेम गुमतुर विद्रोह 1800 से 1935 से 37। पूर्वी उड़ीसा श्रीकर भंज धनंजय भंज द्वारा, मतलब व्यक्ति का भी नाम लिखा हुआ है जिसने विद्रोह को संभाला था। पलामू विद्रोह 1800 से दूर तक चला। छोटा नागपुर भूमन सिंह विद्रोह का नेता था। पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 तमिलनाडु में यह हुआ था। भिवानी विद्रोह 1809, भिवानी हरियाणा के जाटों ने यह विद्रोह किया था। बुंदेलखंड में विद्रोह 1808 से 12 बुंदेलखंड के लोगों ने किया। परल किमडो विद्रोह 1813 से 34 उड़ीसा के नारायण
नारायण देव और गजपति देवों ने किया। कच्छ विद्रोह 1816 से 32, गुजरात राव भारमल ने किया। बरेली में विद्रोह, म्युनिसिपल के विरुद्ध प्रतिरोध एक धार्मिक जिहाद में परिवर्तित हो गया। हाथरस में विद्रोह। तो कई विद्रोह होते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। इसी के साथ पायोग विद्रोह 1816 में हुआ, वागेरा विप्लव 1818 से 20, अहोम विद्रोह 1828, गटकारी विद्रोह 1844, सामंतवादी विद्रोह 1844, वहाबी आंदोलन 1831, कूफा आंदोलन 1840, किसान आंदोलन में कई सारे हुए, नारकेल बिरिया विप्लव, पागलपंथी 1825, फराइजी विद्रोह 1838, मपला विद्रोह 1836, आदिवासी विद्रोह रहे पहाड़िया विद्रोह 1778, चुआर विद्रोह 1766, कोल विद्रोह 1831। तो कई विद्रोह रहे, इसको आप संक्षेप में आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। वो एवं मुंडा विद्रोह 1820 से 22 तक चला, फिर लंबे टाइम तक ये विद्रोह चलता रहा। संताल विद्रोह 1855, कोंडा विद्रोह 1837, कोया विद्रोह 1803, फिर उसके बाद लंबे टाइम तक चला। कोली विद्रोह 1829, भील विद्रोह 1817, खासी विद्रोह 1829, सिंहफोस विद्रोह 1830, सैन्य सिपाही विद्रोह कई सारे हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी के साथ मुझे लगता है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये जितने भी विद्रोह के जो बातें थी 1857 से पहले बहुत सारे विद्रोह जो हुए, इन विद्रोह को हमने पढ़ लिया। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर हम 1857 से शुरू करेंगे और ये विद्रोह का चैप्टर था। ओवरऑल आपको ये दिमाग में रखना है कि जितने विद्रोह थे ये जनसंतोष था लोगों के साइड से, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, बहुत सारी इसमें लाभ भी था, पॉजिटिवनेस भी था, नेगेटिवनेस भी था। लेकिन ओवरऑल ये जितने भी विद्रोह रहे ख़ास तौर से अंग्रेज़ों की सत्ता को कमज़ोर करने के लिए, और भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के जो उनकी विदेशीपन की जो रवैयापन थी उससे उसको समझते हुए इनके खिलाफ़ जो है सशक्त सेना हथियार उठाया। लेकिन चूँकि सेना जो है अंग्रेज़ों की मजबूत थी, हमारे लोग की कमज़ोर थी, और फिर जो है हमारी बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से जो है हमारे विद्रोह को बहुत बर्बरतापूर्वक अंग्रेज़ों ने कुचल लिया। तो ठीक है, 1857 के विद्रोह से फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।